दोस्तों कुछ देर से ना रिक्वेस्ट आ रही थी टू हैव डिस्कशन ऑन कॉलसिस्टाइटिस। तो आज का चर्चा का विषय रहेगा कॉलसिस्टाइटिस। विल टॉक अबाउट कॉलसिस्टाइटिस, क्या होता है, इसकी कारण जानेंगे, क्यों होता है, लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट समझने दोस्तों, और दे विल टॉक अबाउट द होम्योपैथिक रेमेडीज, इसका होम्योपैथिक इलाज, उसका डिटेल में बात करें, कुछ ना इसको प्रिवेंट करने के टिप्स समझेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं कॉलसिस्टाइटिस के ऊपर डिस्कशन। सत श्री अकाल एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। कॉलसिस्टाइटिस दोस्तों, आइटिस लग गया, पहली बात क्लियर है, इट इज एन इन्फ्लेमेशन। काहे की इन्फ्लेमेशन है? ये हमारा गॉल ब्लैडर रहता है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम पित्ता बोलते हैं, पित्ताशय कह लें, पित्ता इंग्लिश में इसको गॉल ब्लैडर का नाम दिया जाता है। गॉल ब्लैडर की ना इसको ना इरिटेशन होगी, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन के साथ और सिम्टम्स हैं, वी कॉल इन्फ्लेमेशन, है ना, उसको हम कहते हैं कॉलसिस्टाइटिस। अच्छा, गॉल ब्लैडर समझते हैं हम क्या होता है, पित्ता किसको कहते हैं? हमारे ना बेली के ऊपर, द राइट साइड अबव, राइट साइड थोड़ा सा ऊपर को जाके बेली के ऊपर एब्डोमेन में ना मास्टर ऑर्गन है डाइजेशन का, विच इज कॉल्ड द लिवर। ठीक है, लिवर के साथ एक छोटा सा ऑर्गन है पित्ता, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं दोस्तों। और इसका क्या फंक्शन रहता है? बेसिकली गॉल ब्लैडर हैज टू होल्ड द बाइल, उसके अंदर उसने स्टोरेज ऑर्गन है एक तरह का, उसने स्टोर करना है बाइल। इट इज डाइजेस्टिव जूस है जिसको बाइल कहते हैं, वो उसके अंदर स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। और जब हम कुछ फैटी मील खाते हैं, बहुत हैवी मील, बहुत भारी किस्म का ना हैवी भोजन खाया, इसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस फैट को डाइजेस्ट करना है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे फूड पहुंचता है, तो गॉल ब्लैडर जो हमारा पित्ता है वो इस बाइल को रिलीज करता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, फैट को डिजोल्व करना, उसको डाइजेस्ट करना है, उसका ये फंक्शन रहता है। राइट, अब ये इसके अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों होगी, गॉल ब्लैडर इरिटेशन क्यों होगी, इन्फ्लेमेशन क्यों होगी? देखिए, ये जो बाइल की निकासी है ना, वो जो रास्ता है, द पाथ फ्रॉम विच द बाइल पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसको रिलीज करना है उसने, पित्ते ने। ठीक है, उस रास्ते में अगर किसी किस्म की ब्लॉकेज हो गई, वो रास्ता ब्लॉक हो गया, द पाथ इज ब्लॉक्ड, किस वजह से आगे बात करेंगे, तो क्या होगा, वो अंदर बाइल ना ट्रैप होना शुरू हो जाएगा, अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया ना, तो गॉल ब्लैडर जो है वो इरिटेट होगा, समय के साथ वो इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, सिम्टम्स आएंगे, वो दिक्कतें हमें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, वो लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉलसिस्टाइटिस। आइए दोस्तों लक्षणों की बात करते हैं, सिम्टम्स। अब हमें लोकेशन मालूम है गॉल ब्लैडर की, ठीक है, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या कॉलसिस्टाइटिस होता है ना, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण क्या रहता है, एक ना तीखा सा दर्द होगा, अचानक होगा, अ शार्प एंड सडन पेन। कहाँ होगा? द राइट साइड, अपर राइट साइड ऑफ आवर एब्डोमेन, बेली में, यहाँ होगा। अच्छा, ये दर्द ना बिल्कुल पीठ के पीछे भी हो सकता है, बैक में भी दर्द हो सकता है, जस्ट बिलो अवर राइट शोल्डर ब्लेड, इसके नीचे, वहां भी हो सकता है। और इसका एक और महत्वपूर्ण लक्षण समझें, जब हम डीप सांस अंदर खींचते हैं ना, व्हेन वी इनहेल डीप, तो ये दर्द और बिगड़ता है, दिस पेन वर्सन्स। ठीक है, अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है, नोजिया रहेगा, उल्टी आने का मन करेगा, मन कच्चा कच्चा सा रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज वॉमिटिंग, उल्टियां भी आती हैं, आ जाती हैं, बुखार रहता है, दिस फोर्थ सिम्टम, फीवर। अच्छा, फिर ना ब्लोटिंग रहती है, क्योंकि देखिए हजम नहीं हो रहा जो फैट हमने खाया है, तो ब्लोटिंग सेंसेशन रहती है, पेट ना अफारा होता है, फूला फूला सा रहता है। जो बाउल मूवमेंट्स है ना, वो और वर्स हो जाते हैं, वो नॉर्मल नहीं रहते। जैसे जब मल त्यागता है ना बंदा, तो लूज स्टूल्स रहते हैं और लाइट कलर के रहेंगे। ठीक है, और ये सब सिम्टम्स, ये सब लक्षण और बिगड़ जाते हैं अगर हमने कोई फैटी फूड खाया, कोई हैवी मील खाया, उस वजह से सब लक्षण और बिगड़ जाएंगे। आइए दोस्तों कॉज जान लेते हैं, कारण क्यों होगा कॉलसिस्टाइटिस। देखिए, शुरू में मैंने बताया आपको कि वो जो बाइल का रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता है ना, तो कॉलसिस्टाइटिस होगा। अब वो ब्लॉक क्यों होगा, वो प्रमुख कारण रहते हैं। सबसे पहला और प्रमुख, द यूजुअल कॉज इज द प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन्स, पित्ते के अंदर पथरी, ये बहुत ही प्रमुख कारण रहता है। अब वो पथरी ब्लॉक कर देगी रास्ते को, वो ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, गॉल ब्लैडर में। ठीक है दोस्तों, कई बार ना रिपोर्ट में आपने देखा होगा प्रेजेंस ऑफ गॉल ब्लैडर स्लज, ये स्लज भी ब्लॉक कर देता है पाथ को, तो उस वजह से भी कॉलसिस्टाइटिस हो जाता है। ये स्लज बेसिकली इट इज थिक लिक्विड, गाढ़ा सा एक लिक्विड रहता है जो कि ऑर्गन, सारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर लेडी प्रेग्नेंट है
उस केस में गॉल ब्लैडर स्लज देखा गया, या जैसे ना कई बार थोड़े समय में ज़्यादा वजन लूज किया बंदे ने, दैट कुड बी रीजन दैट लीड्स टू स्लज फॉर्मेशन, और उस वजह से कॉलसिस्टाइटिस होता है। फिर एक कारण रहता है द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स। देखिए गॉल ब्लैडर के ना इर्द गिर्द या आसपास के ऑर्गन्स, उसमें पेनक्रियास रहता है, लिवर रहता है, अगर उसमें कोई ग्रोथ हो रही है तो उस वजह से भी ना वो रास्ता जो पाथ है ना वो ब्लॉक हो सकता है। इट कैन लीड टू कॉलसिस्टाइटिस, यानी कि ट्यूमर्स भी एक कारण बन सकते हैं यहाँ। फिर ये भी ध्यान रखें जो हमारा गॉल ब्लैडर है ना उसको ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी नहीं है, और अगर बंदा कोई डायबिटिक है ना उसको ये दिक्कत आ सकती है, कॉलसिस्टाइटिस उसमें हो सकता है। और फाइनली दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इन्फेक्शन की वजह से ना सिस्टाइटिस हो सकता है, कॉलसिस्टाइटिस हो सकता है। थोड़े से ना रिस्क फैक्टर्स भी यहाँ समझें। एक तो है एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र। महिलाओं में जैसे ना मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज अगर ऐसा हो रहा है तो इट कैन बी अ रिस्क फैक्टर। ऐसी पुरुषों में 60 साल से ऊपर अगर उम्र हो रही है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर रहता है टू गेट कॉलसिस्टाइटिस। फिर ओबेसिटी एक कारण रहता है दोस्तों, मोटापा। बंदा अगर ओवरवेट है तो ये बहुत तगड़ा रिस्क फैक्टर है, दैट कैन लीड टू कॉलसिस्टाइटिस। डायबिटीज के पेशेंट्स जो है, शुगर के मरीज है ना, वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉलसिस्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अगर हृदय के रोग हैं, हार्ट डिजीज है बंदे को, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। एंड स्टेज किडनी डिजीज, गुर्दे का जैसे ना एंड स्टेज डिजीज है, दैट कैन बी अ वेरी मेजर रिस्क फैक्टर दैट कैन लीड टू कॉलसिस्टाइटिस। आपने एक टर्म सुनी होगी हाइपरलिपिडीमिया, अगर खून के अंदर लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा है, दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर। और अगर हमारी डाइट, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, वी आर ईटिंग मोर ऑफ फैट्स, है ना, डाइट के अंदर फैट या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं ना, ये भी एक रिस्क फैक्टर दैट कैन लीड टू कॉलसिस्टाइटिस। और मैंने पहले ही बोला जैसे कि अगर थोड़े समय में ज़्यादा वजन लूज किया है ना, वो भी अफेक्ट करता है हमारे गॉल ब्लैडर को, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब समझे ट्रीटमेंट में ना सबसे पहले तो जैसे बहुत यूजुअल कारण, जो प्रमुख कारण था, दैट वाज गॉल स्टोन्स। अगर पित्ते के अंदर पथरी रह रही है, दैट कैन ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वो गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कॉलसिस्टाइटिस हो सकता है। तो उसको रिमूव करेंगे दोस्तों, पित्ते की पथरी को रिमूव करना है। अच्छा, इसके ऊपर ना एक एक्सक्लूसिव वीडियो आई हैव अपलोडेड, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, मैं लिंक डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा। गॉल स्टोन्स को कैसे हम होम्योपैथिक दवाओं के साथ रिमूव कर सकते हैं। देखिए, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कपल ऑफ स्टोन्स हों तो रिमूव हो सकते हैं। मल्टीपल स्टोन्स अगर है ना तो उसमें तो सर्जरी ही एडवाइजेबल रहती है दोस्तों, पित्ते को रिमूव करना ही पड़ता है। अच्छा, बिफोर यू कम टू द होम्योपैथिक रेमेडीज पार्ट, ये कुछ ना टिप्स समझें। पहली बात तो नो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करें, रेगुलरली करें। सेकेंडली, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल रेंज में रखनी बहुत ज़रूरी है, रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और तीसरा दोस्तों, ये निर्भर करता है आपकी डाइट पे, आप क्या खाते हैं। तो उसमें ना आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा इंक्लूड करने हैं। देखिए, वेजिटेबल्स मीन्स नो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और नट्स आप खा सकते हैं, उसमें आमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पीनट्स हैं, सोयाबीन्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर अंडा खाते हैं तो अंडे का सेवन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ये आपके ना बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, स्पेशली द नट्स। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जानते हैं ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो कम होगा और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रेंज में रहेगा। आइए होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं। प्रमुख, बहुत ही बेहतरीन, द बेस्ट टॉप 3 होम्योपैथिक रेमेडीज आपके सामने रखता हूं दोस्तों। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा है, दैट इज कोलेस्टेराइनम। कोलेस्टेराइनम बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। ये बेसिकली इट्स ए सारकोड। कोलेस्टेराइनम के ऊपर ना अलग से चर्चा करेंगे, वी हैव गॉट समथिंग टू टॉक अबाउट। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन यहाँ याद सारकोड बेसिकली, और ये प्रोक्योर की जाती है फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड द लार्जर डक्ट्स। एपिथेलियल लाइनिंग अपने पित्ते के अंदर से, वहाँ से इसको प्रोक्योर किया जाता है, इसको पोटेंटाइज करके दवा तैयार की जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इन केस ऑफ गॉल ब्लैडर कॉलिक, गॉल स्टोन कॉलिक। पित्ते के अंदर जो पथरी है ना, वो केवल इतना भयंकर दर्द करती है, वहाँ कोई और दवा अगर काम नहीं करती, वी टॉक अबाउट नक्सवामेका, कार्डिस मेरियानस, वो काम नहीं करती। इन केस पोडोफाइलम से आराम नहीं आता, गिव अस डोज ऑफ कोलेस्टेराइनम, इससे आराम आएगा। और लिवर कैंसर केसेस हैं, लिवर डिजीज़ के केसेस हैं, ऑफ कोर्स कॉलसिस्टाइटिस, गिव कोलेस्टेराइनम। 30 सी में स्टार्ट करें, दिन में 2 बार।
दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है लैकेसिस। लैकेसिस में ना देखा गया तो लिवर रीजन है ना बहुत सेंसिटिव रहता है, प्रेशर बनता है स्टमक में, ब्लोटिंग है, सेंसेशन रहती है और प्रेशर इतना रहता है ना जैसे बंदे को ना जहाँ वेस्ट में कपड़े ढीले करने पड़ते हैं टू गेट सम रिलीफ। अच्छा ये ब्लोटिंग है ना, फ्लैचुलेंस है, गैस बनती है, तो थोड़ा सा कुछ खा लिया उससे रिलीफ मिलता है बंदे को, लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर वही सिम्टम्स रीअपीयर होते हैं। अगर ऐसा है लैकेसिस विल हेल्प यू। कॉलेसिस्टाइटिस के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, ये दिक्कतें अक्सर देखी गई हैं। लैकेसिस 30C में दे सकते हैं दोस्तों, दिन में 2 बार। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फास्फोरस। बहुत ही बेहतरीन, आई विल से इट्स अ मास्टर रेमेडी। अगर बंदे को कोई जॉन्डिस के सिम्टम्स है, एक्यूट हेपेटाइटिस है, पेनक्रियाटिक डिजीज है, लिवर डिसऑर्डर्स हैं, कॉलसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर के साथ लिंक्ड अगर दिक्कतें हैं, इन्फ्लेमेशन आती है, फॉस्फोरस जरूर दीजिएगा। फॉस्फोरस 30C में दे सकते हैं, दिन में 2 बार। और फाइनली बिफोर वी एंड दोस्तों एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। कॉलेसिस्टाइटिस अगर हो रहा है और सेप्टिक हो गया है, जैसे ना अंदर एक तरह से पॉइजन स्प्रेड हो रहा है, सेप्टिक हो गया है, पायरोजीनियम याद रखिएगा। पायरोजीनियम एन एक्सीलेंट मेडिसिन जो कि सेप्टिक स्टेट्स में दी जाती है। यहाँ कॉलेसिस्टाइटिस के साथ अगर सेप्टिक स्टेट्स हो रहे हैं तो पायरोजीनियम 30C में हम दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। पायरोजीनियम इज डायनामिक होम्योपैथिक, जैसे ना ये एक मानी हुई एंटीसेप्टिक का रोल अदा करती है। सेप्टिक स्टेट्स रहते हैं, साथ में बंदे को ना रेस्टलेसनेस रहती है, बहुत बेचैनी रहती है। पायरोजीनियम जैसे मैंने कहा 30C में दें। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटा सा वीडियो टू हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन, थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। कॉलसिस्टाइटिस ये टर्म अक्सर हमने कहीं ना कहीं सुना होगा या अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट में देखा होगा। कॉलसिस्टाइटिस होता है, कॉमन रहता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी की बात की, कुछ टिप्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। आशा करता हूं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर फायदा पहुंचेगा। इसी कोशिश में दोस्तों एक से एक और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आप अपने सुझाव देने ना भूलिए। कंटिन्यू टू सेंड योर रिक्वेस्ट्स एंड सजेशंस। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।